हेलो एवरीवन। मैं सीमा रहमान, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। आज मैं आपसे एंजाइटी के टाइप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। पिछले दो वीडियोस में हमने एंजाइटी क्या होती है और एंजाइटी को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी हासिल की है। आज मैं आपको एंजाइटी के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने जाना है कि एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है और हम सब कभी ना कभी एंग्शियस होते हैं या एंजाइटी फील करते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करने लगती है और हम नॉर्मली अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे होते हैं। जब हमारी डेली की लाइफ इफ़ेक्ट होने लगती है हमारी एंजाइटी की वजह से, तो हमारी एंजाइटी एक डिसऑर्डर बन जाती है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एंजाइटी के बारे में बात करूंगी, जो है सोशल एंजाइटी। अब हम में से लगभग सभी लोग सोशल एंजाइटी कभी कभी महसूस करते हैं जब हमें किसी ऐसी सिचुएशन में जाना होता है जो हमारे लिए नई होती है। कोई इंटरव्यू देने जाना होता है, किसी नई जॉब में जाना होता है, कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, नए लोगों से मिलना होता है। तो इन सारी सिचुएशंस में हम लोग सब थोड़ा बहुत एंग्शियस फील करते हैं और दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। पर जब हम किसी नई जॉब में जाते हैं और वहाँ कुछ दिनों में हम एडजस्ट हो जाते हैं तो हम परफेक्टली फाइन फील करने लगते हैं। हम जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो हमें थोड़ी एंग्जाइटी होती है कि अभी हमें इतने सारे लोगों के सामने बातचीत करनी है, पर जब एक्चुअली हम बातचीत करना शुरू करते हैं तो हमारी एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर हम किसी नए लोगों से मिलते हैं तो हम थोड़े एंग्शियस होते हैं क्योंकि हमें थोड़ा डर होता है कि वो हमें जज करेंगे या हमसे किस तरह से बात करेंगे। पर जब हम उन्हें अच्छी तरह से जानने लगते हैं तो हमारी एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये सोशल एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर तब हो जाता है जब अगर हमें कहीं जाना है, कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, हमारा कोई इंटरव्यू है और हम उस चीज़ को बिल्कुल फेस नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर हमें किसी जगह जाना है और बातचीत करनी है या नए लोगों से मिलना है तो हम उसके कई दिनों पहले तक ही परेशान होने लगते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उस सिचुएशन में फंक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हम वहाँ पे नॉर्मली फिर बिहेव नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है वो नहीं कर पाते हैं और फिज़िकली और मेंटली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हम सोशल एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं। दूसरी एक एंग्जाइटी के टाइप के बारे में मैं बात करूंगी जो कि बहुत कॉमन है, जिसे हम ओसीडी के नाम से जानते हैं या हम उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये उसका फुल फॉर्म है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये होता है कि हमारे कुछ थॉट्स जो ऑब्सेसिव होते हैं वो हमारे माइंड में लगातार आते रहते हैं और वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अनकंट्रोलेबल थॉट्स होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करने लगते हैं, चाह कर भी हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं जो हम करते जाते हैं, जैसे वॉशिंग ऑफ ओवर हैंड्स। हमें बार बार ये लगता है कि हमें कहीं बाहर हम गए हैं, हम बाहर से आते हैं तो हमें जर्म्स हैं हमारे हाथों में और हम बार बार हाथों को वॉश करते रहते हैं। जैसे कि अभी ये तो बहुत नॉर्मली हुआ कि हम सब ने ही ये करना शुरू कर दिया जब कोरोना आया और हम सबको इंस्ट्रक्शंस भी मिले, डॉक्टर्स ने कहा और हम सब ने जाना कि हाथों को बार बार धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइज करना इंपॉर्टेंट है। पर कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है, वो बार बार हाथों को वॉश करना या चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही रखना, एक सीरीज़ में रखना और उस सीरीज़ में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाने पे उनका डिस्टर्ब हो जाना और उसको जल्दी जल्दी फिर से वैसे ही लगाना। या मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जर्म्स का इतना डर है कि वो डोर नॉब्स को हाथ नहीं लगाते हैं, एक टिश्यू पेपर पकड़ के हाथ में उसको छूते हैं, या लॉक्स लगा के हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें बार बार लगता है कि शायद हमने लॉक लगाया था या नहीं और हम पलट पलट के आ रहे हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम गैस में कुछ खाना बना रहे हैं और हमें लगता है हमने गैस ऑन छोड़ दी थी और वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि हम बार बार जाके देखते हैं और फिर हमको फिर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गैस को ऑफ नहीं किया है। तो ये भी हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करने लगता है। ये भी थोड़ा बहुत हम सब में होता है, पर अगर वो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम ला रहा है तो हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोफेशनल हेल्प की। एक थर्ड टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैं बात करूंगी जो कि है पीटीएसडी, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर।
तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जो बहुत भयावह है हमारे लिए, बहुत डिस्टर्बिंग है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, या किसी के घर में बर्गलरी हो जाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनके बाद हमें पीटीएसडी होता है। और पीटीएसडी में ये होता है कि हम वो चीज़ को, उस घटना को भूल नहीं पाते हैं। लाइक अगर कोई भयानक घटना हम सब विटनेस करते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट है, या जैसे कि 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा पीटीएसडी उन लोगों में देखा गया जिन्होंने उसे विटनेस किया था, तो बहुत नॉर्मल है कि हम कुछ टाइम तक डिस्टर्ब रहेंगे। पर अगर वो डिस्टर्बेंस हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करने लगता है और हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, हमें बार बार नाइटमेयर्स आ रहे हैं, और उस घटना का फ्लैशबैक हमेशा हमारे माइंड में चलता रहता है, वो हमें फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करता है और मेंटली भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने अभी 3 टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया है, जो कि नॉर्मली हम सब में थोड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, पर अगर उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए और किसी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। कुछ और टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी के बारे में आपको मेरी कलीग नीलोफर जी बताएंगी। ओवर टू नीलोफर जी। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सैयद नीलोफर, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई होप आप लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है चिंता के प्रकार। प्रीवियस सेशन के अंदर सीमा मैडम ने चिंता के कुछ प्रकारों को बताया था, उसी का शेष भाग आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा GAD, यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम सामान्यकृत चिंता विकार भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोग बिना किसी कारण के जीवन की रोज़मर्रा की घटनाओं के बारे में चिंता करते रहते हैं। वे हमेशा किसी बुरी घटना की उम्मीद करते रहते हैं और सेहत, पैसा, करियर, स्कूल, ऑफिस आदि के बारे में चिंता करना बंद नहीं करते हैं, जो उनका एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होता है। ऐसे में दैनिक जीवन में भय, चिंता और खौफ की स्थिति उनकी बनी रहती है। आखिरकार ये चिंता व्यक्ति की सोच पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि उनका सोशल एक्टिविटी, कैरियर, स्कूल और रिश्ते और उनकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करना आना शुरू हो जाता है। अगर ये साइकिल 6 मंथ तक कंटिन्यू चलता है तो आपको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो वो मानसिक विकार में ग्रस्त हो जाएंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है फोबिया। फोबिया क्या होता है ये समझना हमारे लिए पहले ज़रूरी है। फोबिया एक ग्रीक शब्द फोबोस से निकला हुआ है। फोबिया, जो व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के एक्सट्रीम लेवल के ऊपर डरते हैं, तो उसको फोबिया होता है। हम इसको उदाहरण के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, जैसे किसी को क्लस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को हाइड्रोफोबिया, किसी को वाटर फोबिया, किसी को पशु से, किसी को पक्षी से, किसी ना किसी से उसको फोबिया होता है। अगर किसी इंसान को क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि किसी को बंद कमरे में अगर किसी इंसान को डर लगता है, वो स्थिति अगर उनके सामने अगर आ जाती है तो वो उस स्थिति में पैनिक हो जाते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको फेस आउट करने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव सेंस में। लेकिन हमको घबराना नहीं चाहिए, हमें उस डर का सामना पॉजिटिव थॉट से और कूल एंड काम होकर करना चाहिए, ताकि हमारा वो डर हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से बाहर चला जाए। अगर हम इधर एक और एग्जांपल कोट में करूं, तो अगर आप लोगों जो खतरों के खिलाड़ी जो आप लोग टीवी प्रोग्राम देखते हैं, उसके अंदर एक्चुअल वो प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि हम हमारे डर को जीत सकें, ना कि उसको हमारे ऊपर हावी होना दें। तो इसलिए अगर हमें किसी भी तरीके का फोबिया है तो उसका हमको समाधान करना चाहिए, बिल्कुल शांत मन से, पॉजिटिव सोच से और काम होके, तो हम उस फोबिया से डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर उस कैटेगरी के अंदर आता है जिसमें व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ओवर थिंकिंग करता है, डरता है, जिसका शारीरिक परिणाम हमको ये सिम्टम दिखते हैं, जैसे उसकी दिल की धड़कन बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, घबराहट होना। ये कंडीशंस कभी भी किसी भी वक्त हमको आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ किसी की डेथ हो गई,
फैमिली में कोई हमारे साथ में बहुत बड़ा हादसा हो गया, बच्चों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसके अंदर हम पैनिक हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसी कंडीशन में पैनिक ना होकर बिल्कुल शांत मन से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हम पैनिक अटैक से डेफिनेटली बच जाएंगे, नहीं तो वो हमारे कंटिन्यू हमारी लाइफ के अंदर एक साइकिल की बेस के ऊपर चलता रहेगा और हमको मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल प्रॉब्लम्स फिजिकली और हमें होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको हमारे एंजाइटी के टाइप्स समझ में आ गए होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। आगे के सेशन में हम ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय।